सेल्स विद वैल्यू के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम बिक्री की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ग्राहक के साथ एक मजबूत इंसानी रिश्ता बनाना। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है रिश्ता का ब्रह्मास्त्र, दुकानदार का दिल जीतने का स्मार्ट तरीका। और आज के हमारे इस चर्चा का मकसद साफ है, ये समझना कि कैसे चंद मिनटों की बातचीत बड़े बड़े ऑर्डर और सालों के भरोसे में बदल सकती है। तो चलिए ग्राहक से जुड़ने की इस कला को समझना शुरू करते हैं। इस लेख की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन से होती है, दुकानदार पहले आपको खरीदता है, बाद में आपके माल को। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी जरूरी नहीं है जितनी सेल्समैन की पर्सनैलिटी? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। इस लाइन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्ट बेकार हो। राइट। इसका मतलब है कि आज के बाजार में जहां 10 कंपनियों के प्रोडक्ट लगभग एक जैसे हैं, वहां फैसला करने का आधार प्रोडक्ट से हटकर उस इंसान पर आ जाता है जो उसे बेच रहा है। सोचिए, एक दुकानदार के पास दिन में 20 सेल्समैन आते हैं। उसके पास हर प्रोडक्ट को परखने का समय नहीं है। बिल्कुल। इसलिए वो एक शॉर्टकट ढूंढता है। वो उस इंसान पर दांव लगाता है जिस पर उसे भरोसा हो। तो वो आपको नहीं, आपके जरिए अपनी निर्णय लेने की उलझन को खरीद रहा है। अच्छा, मतलब ये भरोसे की एक दीवार बनाने जैसा है। लेख में भी कहा गया है कि जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो बाजार का बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटर भी आपको हिला नहीं सकता। ये भरोसे की दीवार इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि कोई बेहतर स्कीम या कम दाम भी इसे तोड़ ना पाए? क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक लेन देन का नहीं रहता, ये एक भावनात्मक निवेश बन जाता है। भावनात्मक निवेश। हाँ, जब कोई दुकानदार आपके साथ सहज महसूस करता है तो वो आपको सिर्फ एक सप्लायर की तरह नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? वो आपको अपने बिजनेस का एक सलाहकार, एक साथी मानने लगता है। और कोई भी अपने बिजनेस के भरोसेमंद साथी को कुछ रुपयों के फायदे के लिए आसानी से नहीं छोड़ता। सही बात है। वो जानता है कि आप सिर्फ माल नहीं बेच रहे, आप उसकी दुकान की सफलता में भी हिस्सेदार हैं। ये एक अदृश्य संपत्ति है जिसे रिलेशनशिप कैपिटल कहते हैं। रिलेशनशिप कैपिटल, ये दिलचस्प है। इस विचार को समझाने के लिए लेख में आर्यन नाम के एक सेल्समैन की कहानी भी है। आर्यन मेहनती तो था, लेकिन उसका तरीका बड़ा रोबोटिक था। दुकान में जाकर सीधा कहना, नमस्ते, नया स्कीम है, माल लीजिएगा। और नतीजा, ज्यादातर दुकानदार उसे टाल देते थे। हाँ, ये क्लासिक गलती है जिसे फीचर डंपिंग भी कहते हैं। फीचर डंपिंग। आप ग्राहक की स्थिति, उसके मूड या उसकी जरूरत को समझे बिना सीधे अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताने लगते हैं। आर्यन दुकानदार को एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक टारगेट के तौर पर देख रहा था। और लोग ये तुरंत भांप जाते हैं कि कोई उन्हें सिर्फ एक नंबर समझ रहा है। बिल्कुल। फिर आर्यन ने अपनी सोच बदली। वो शहर की सबसे मुश्किल दुकान पर गया, जहां का दुकानदार, जैसा कि लेख में बताया गया है, हमेशा गुस्से में रहता था। लेकिन इस बार आर्यन ने कुछ अलग किया। उसने अपना सेल्स वाला बैग खोला ही नहीं। और यही सबसे बड़ा दाव था। बैग न खोलना। हाँ, बैग न खोलकर उसने ये सिग्नल दिया कि मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं, बल्कि आपसे जुड़ने आया हूँ। उसने दुकानदार को नहीं, बल्कि उसके माहौल को पढ़ा। हाँ, उसने देखा कि दुकानदार हिसाब किताब में उलझा हुआ और परेशान दिख रहा है। तो आर्यन ने बस इतना कहा, चाचा, हिसाब बाद में कर लीजिएगा, पहले एक घूंट पानी पी लीजिए, आप काफी तनाव में लग रहे हैं। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये तरकीब काम कर गई? नहीं, इत्तेफाक नहीं, ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान कैसे? उस एक पल में आर्यन ने अपनी भूमिका बदल दी। वो एक विक्रेता से एक हितैषी बन गया। उसने दुकानदार की सबसे तात्कालिक समस्या को पहचाना, जो कि माल की कमी नहीं, बल्कि मानसिक तनाव था। उस एक वाक्य ने सारी व्यावहारिक दूरी मिटा दी। उस दुकानदार को शायद पहली बार लगा होगा कि कोई सेल्समैन उसे सिर्फ एक ऑर्डर की मशीन नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान की तरह देख रहा है। अच्छा। इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। दुकानदार एक सेल्समैन से स्कीम सुनने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे सहानुभूति मिली। इस अप्रत्याशित व्यवहार ने ही सारा खेल बदल दिया। और नतीजा ये हुआ कि उसे न सिर्फ ऑर्डर मिला, बल्कि वो दुकानदार उसका सबसे पक्का क्लाइंट बन गया। आर्यन ने सीखा कि ऑर्डर बैग से नहीं, बात से निकलता है। ये कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हर बार तो कोई दुकानदार हिसाब में परेशान नहीं मिलेगा। तो रोजमर्रा की मुलाकातों में ऐसा कनेक्शन कैसे बनाया जाए? बिल्कुल सही सवाल। और इसी का जवाब लेख के अगले हिस्से में है।
जहां रिश्ते बनाने के 12 तरीके बताए गए हैं। 12 तरीके। हम सभी पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट है नाम की शक्ति, यानी दुकानदार को उसके नाम से बुलाना। ये तो सेल्स की ट्रेनिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है। क्या वाकई इसका इतना असर होता है? इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया में सबसे मीठी आवाज उसके अपने नाम की होती है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसे भीड़ से अलग करके एक व्यक्ति के तौर पर पहचान देते हैं। ये न्यूरोसाइंस का हिस्सा है। अच्छा जी, किसी का नाम सुनने पर हमारे दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आत्म पहचान से जुड़ा है। ये एक छोटा सा जेस्चर है जो सीधे तौर पर कहता है आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन लेख में एक और तरकीब दी गई है, छोटी सलाह मांगना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो वहां बेचने गए हैं, उनसे ये पूछना कि बाजार कैसा चल रहा है, आपकी क्या राय है, इससे हमारा कद छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दुकानदार ये नहीं सोचेगा कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर सेल्समैन इसी डर से ये नहीं करते। लेकिन ये तरकीब उल्टे तरीके से काम करती है। कैसे? जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो आप असल में उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान कर रहे होते हैं। आपने उन्हें एक्सपर्ट की कुर्सी पे बैठा दिया। अच्छा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट जैसा है। हाँ? ये सिद्धांत कहता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार आपकी मदद की है वो भविष्य में दोबारा आपकी मदद करने की ज्यादा संभावना रखता है बजाय उसके जिसकी आपने मदद की हो। बिल्कुल। सलाह मांगकर आप उन्हें अपनी मदद करने का एक मौका देते हैं जिससे वो अनजाने में ही आपके प्रति ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। आप विक्रेता से शिष्य बन जाते हैं और हर किसी को गुरु बनना पसंद है। ये तो सच में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब आप अपना कंट्रोल छोड़कर सामने वाले को कंट्रोल दे रहे हैं ताकि अंत में कंट्रोल आपके पास आए। कमाल है। लेकिन एक और बात है जो मुझे थोड़ी उल्टी लगती है, दबाव मुक्त सेल्स। लेख कहता है कि अगर दुकानदार का स्टॉक सच में भरा है तो जबरदस्ती ना करें, बस मुस्कुरा कर निकल जाएं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? खासकर जब महीने के आखिर में टारगेट का प्रेशर हो, तब कोई सेल्समैन बिना ऑर्डर लिए मुस्कुराकर कैसे निकल सकता है? ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार तरीका है। सच में? हाँ, ये एक शतरंज की बिसात पर अपने एक मोहरे को कुर्बान करने जैसा है ताकि आप पूरा खेल जीत सकें। उस एक दिन आप एक छोटा ऑर्डर खो रहे हैं, लेकिन आप जो कमा रहे हैं वो है भरोसा। भरोसा? जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, आपका स्टॉक क्लियर हो जाए तब बात करेंगे, तो आप दुकानदार को यह संदेश देते हैं कि मेरे लिए आपका फायदा मेरे टारगेट से ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। आपने उस एक बिक्री के लिए रिश्ता खराब करने के बजाय भविष्य की सैकड़ों बिक्रियों के लिए नींव रख दी है। हाँ। इसे लॉन्ग टर्म ग्रीड कहते हैं। छोटी जीत को छोड़कर बड़ी जीत पर ध्यान लगाना। और शायद अगली बार जब वो सेल्समैन आएगा तो दुकानदार पर एक नैतिक दबाव भी होगा कि पिछली बार इसने मेरी स्थिति समझी थी तो इस बार मुझे भी इसकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। आपने एक लेन देन का रिश्ता नहीं बल्कि एक आपसी सम्मान का रिश्ता बनाया है। और ये छोटी छोटी बातें जैसे किसी त्योहार पर बिना किसी उम्मीद के सिर्फ शुभकामनाएं देने चले जाना या दुकान की सजावट की सच्ची तारीफ करना, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ये छोटी छोटी बूंदें हैं जो भरोसे का घड़ा भरती हैं। आर्यन की कहानी और ये सारे तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस लेख की असली ताकत कुछ वाक्यों में छिपी है। लेखक ने कुछ ऐसी लाइनें लिखी हैं जो पूरे सेल्स मैनुअल के बराबर है। सुनने में ये किसी शेर की तरह लगती हैं। हाँ, उन्हें शार्प लाइनर्स कहा गया है। वे पूरे लेख का सार हैं बेसिकली। उनमें से एक है #103 दुकानदार माल नहीं एक भरोसेमंद चेहरा ढूंढ रहा है। हमने इस पे थोड़ी बात की, लेकिन ये आज के दौर में इतना सच क्यों है? ये लाइन आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है क्योंकि ये कॉग्निटिव ईज के सिद्धांत पर काम करती है। कॉग्निटिव ईज? जी। एक दुकानदार का दिमाग दिन भर में सैकड़ों फैसले लेता है। क्या मंगाना है, कितना मंगाना है, किससे मंगाना है, पेमेंट कब करनी है। हाँ, ये तो है। ये एक बहुत थकाने वाली प्रक्रिया है। जब उसे एक भरोसेमंद चेहरा मिलता है तो वो सिर्फ माल नहीं खरीदता बल्कि अपने दिमाग का बोझ हल्का करने का एक तरीका खरीदता है। अच्छा। वो उस एक इंसान पर भरोसा करके बाकी 10 कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करने की मानसिक मेहनत से बच जाता है। वो अपने निर्णय लेने की जिम्मेदारी का एक हिस्सा आपको सौंप रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। वाह, ये एक बेहतरीन व्याख्या है। एक और लाइन है #1 प्रोडक्ट से पहली सेल, व्यवहार से रिपीट सेल। ये तो काफी सीधी लगती है। सीधी है लेकिन गहरी है। कैसे? पहली सेल हमेशा तर्क पर आधारित होती है।
अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी स्कीम, भारी डिस्काउंट, ये दिमाग से किया गया सौदा है। ओके। लेकिन रिपीट से लगभग हमेशा भावना पर आधारित होती है। अच्छा व्यवहार, भरोसा, अपनापन, ये दिल से किया गया सौदा है। दिल से किया गया सौदा। हाँ, कोई भी कंपनी मार्केटिंग के दम पर आपसे एक बार कुछ भी खरीदवा सकती है, लेकिन वफादारी मतलब लॉयल्टी कभी भी मार्केटिंग से नहीं आती। वफादारी हमेशा व्यवहार से आती है। मतलब पहली सेल एक घटना है और रिपीट सेल एक रिश्ता है। और आखिरी वाला तो कमाल है। #200 जो रिश्तों का धनी वही बाजार का असली धनी। ये तो सेल्स से बढ़कर जीवन का फलसफा लगता है। और है भी। असली दौलत आपके बैंक बैलेंस या आपके सेल्स टारगेट में नहीं है, बल्कि उन इंसानी रिश्तों के नेटवर्क में है जो आपने बनाए हैं। एक सेल्समैन जिसके पास 50 ऐसे दुकानदार हैं जो उस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो उस सेल्समैन से कहीं ज्यादा अमीर और सुरक्षित है जिसके पास 500 ऐसे ग्राहक हैं जो उसे बस नाम के लिए जानते हैं। सही बात है। क्योंकि जब बाजार में मंदी आती है या कोई नई कंपनी प्रतियोगिता में उतरती है, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी स्कीम शायद फेल हो जाए। लेकिन आपका भरोसे का नेटवर्क आपको बचा लेता है। बिल्कुल, यही आपका असली सुरक्षा कवच है और सफलता की सबसे पक्की गारंटी। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से निचोड़ ये है कि सेल्स सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की एक कला है। ये टारगेट पूरा करने की मशीन बनने के बजाय एक भरोसेमंद इंसान बनने का सफर है। वो छोटे छोटे पल, एक सच्ची मुस्कान, किसी की परेशानी को समझना, बिना किसी उम्मीद के शुभकामनाएं देना, यही वो चीजें हैं जो एक साधारण सेल्समैन को एक भरोसेमंद साथी बनाती हैं। मतलब एक लेन-देन के रिश्ते को एक मानवीय रिश्ते में बदलना। हाँ बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो व्यापार अपने आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता। बहुत खूब। ये चर्चा वाकई सेल्स को देखने का एक नया नजरिया देती है। यहाँ पर मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। ये लेख दुकानदार और सेल्समैन के रिश्ते पर था, लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को लोग पहले आपको खरीदते हैं फिर आपके विचार या काम को अपने जीवन के हर रिश्ते पर लागू करें तो, चाहे वो ऑफिस में अपने बॉस के साथ हो या घर पर अपने परिवार के साथ, शायद हर जगह असली सौदा भरोसे और कनेक्शन का ही होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।